नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम 15वां चैप्टर है दाज्यू। उसके राइटर है शेखर जोशी। शेखर जोशी ने इस दाज्यू कहानी में बाल श्रमिक पर लिखी गई यह कहानी है। मदन एक पहाड़ी लड़का है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू यानी बड़ा भाई समझने लगता है, वही एक दिन किस प्रकार उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, उसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। कैफे का बॉय है। 9-10 साल का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी के कैफे में आते हैं। वे उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब। लड़के के 2 शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो जाता है। लेखक और उस बालक दोनों के बीच बातचीत होती है और वह अपना नाम मदन बताता है। वह अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उसे मालूम होता है कि जगदीश बाबू भी उसी के गांव के पड़ोस वाले गांव के हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है, वह उसे दाज्यू को बड़ा भाई कहकर उनको संबोधित करने लगता है। 2-4 दिनों बीत जाते हैं और 2-4 दिनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो गया। जगदीश बाबू जब भी कैफे में आते हैं, मदन उन्हें दाज्यू कहकर संबोधित करता है। दाज्यू, कल आपने बहुत कम खाना खाया। दोनों में इस तरह की अपनेपन की बातें होने लगती है। मदन से हुए परिचय द्वारा जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो जाता है, परंतु वे उसके द्वारा बार बार कहे जाने वाले दाज्यू संबोधन को पसंद नहीं करते थे। बाद में एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन आया दाज्यू कहकर पहुंच जाता था। दाज्यू शब्द सुनते ही वे क्रोधित हो उठे। मदन ने पूछा, दाज्यू चाय लाऊं? जगदीश बाबू बोले, चाय नहीं, लेकिन यह दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? मदन के दिल को बहुत चोट लगी। जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ समझने बिना ही सब कुछ समझ गया। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह घंटों सिसकियां भर कर रोता रहा। रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा शांत हो गई। उसने कुछ निश्चय किया और फिर अपने काम में लग गया और दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफे में चाय पीने आए। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी तत्परता से उनके पास नहीं गया। उनके दोबारा बुलाने पर भी नहीं आया। जब उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और न उसने दाज्यू कहकर उन्हें बुलाया या दाज्यू लाओ उनको कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते हैं, साहब मुझे कहकर मदन मुड़ गया। ऐसे यह स्टोरी है कि दाज्यू एक बाल श्रमिक यानी दाज्यू वो जिसे पहाड़ी क्षेत्र वाले जो उत्तर
भारत के जो लोग हैं वहाँ पर जो प्रादेशिक भाषा उनकी रहती है उनमें दाजू, जिससे बड़ा भाई कहा जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर में हम देखेंगे कि चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। तो मदन और जगदीश बाबू कहाँ मिलते हैं? तो चौक, चौक यानी बाजार, बाजार के बीच का वो जो स्थान होता है वो, वहाँ पर बाई और एक बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे था, वहीं पर जगदीश बाबू ने उसे पहले देखा था। वो कैसा दिखता है? तो गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ़ाक आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदें की सी स्फूर्ति। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। देखो, आज भी हमारे देश में पेट की आग सबसे बुरी आग होती है। तो ऐसे बहुत से प्रदेश हैं कि जहाँ पर अपने घर का गुजारा करने के लिए बालक यानी छोटे बच्चे को भी कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो एक ऐसा ही ये है बालक जिसे उसको देखने से उसके बारे में पता चलता है कि गोरा चिट्टा रंग है, नीली सफ़ाक आँखें, सफ़ाक यानी अति स्वच्छ, निर्मल और स्वच्छ उसके पर्यायवाची शब्द है। तो उसकी आँखें नीली स्वच्छ है, सुनहरे बाल है, बाल उसके कैसे है? सुनहरे हैं, और चाल में एक अनोखी मस्ती है पर शिथिलता नहीं। शिथिलता यानी सुस्ती, आलस्य। वो जो चलता है उसमें सहज भी थोड़ी सी भी आलस उसमें दिखाई पड़ती नहीं है। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदी सी स्फूर्ति। देखो, स्फूर्ति यानी ताजगी, स्फूर्ति यानी ताजगी। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद गिरने से वो जैसे फौरन ही नीचे गिर जाती है, वैसी ही स्फूर्ति इस बालक में है। केवल 9-10 वर्ष की आयु यानी उसको देखने से पता चलता है कि उसकी उम्र सिर्फ 9-10 साल का ही होगा और शायद यही उम्र उसकी ही है। देखो, 9-10 वर्ष का बालक है जो कमाने के लिए थोड़ा कमाकर अपने घर परिवार को थोड़ी सी मदद हो सके, उसी के हिसाब से वो एक हॉट कैफ़े यानी छोटी सी होटल में काम करने के लिए आया हुआ है। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया। वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। जैसे ही अधजले सिगरेट पीते हुए जगदीश बाबू ने जैसे कैफ़े में प्रवेश किया तो उसी वक्त सामने वो मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास के कोने के टेबल पर बैठे तो वह वही सामने ही था। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। प्रतीक्षा यानी इंतजार करना, किसी की राह देखना। जैसे उन्होंने जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वो उनके सामने ही था और जैसे वो पास के कोने के टेबल पे बैठे तो वो वहीं पे उसके कॉर्नर पर ही वो थे। जैसे ही कि वो मानो घंटों से उसी स्थान पर आने वाले लोगों की वो प्रतीक्षा राह देख रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया पर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। पूरा होटल का जो मेनू होता है उसकी मुस्कान में ही जैसे समाया हुआ था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराया कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर। जो ऑर्डर उन्होंने दिया था सिंगल चाय का, तो वो ऑर्डर लेकर चला गया और फौरन ही पलक झपकते यानी थोड़े ही समय में
वो चाय लेकर हाजिर भी हो गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है बिछोह या विरक्ति के किसी कथा के मूल में। देखो, मनुष्य की जो भावना है बहुत बड़ी विचित्र होती है। कैसी होती है? तो निर्जन किसे बोलते हैं? जहाँ कोई आने जहाँ किसी आने कोई आता जाता न हो, ऐसा निर्जन, यानी नहीं है, जन यानी कोई जन वहाँ पे नहीं होता, ऐसा स्थान है। तो ऐसा जो निर्जन स्थान है, तो ऐसे एकांत स्थान में निसंग यानी किसी का साथ न होना, पर भी निर्जन स्थान है, सुनसान है, आसपास में कोई ऐसी ध्वनि भी नहीं है, सब शांत है। तो ऐसे और कोई साथ भी नहीं है और कोई वहाँ पे कोई पास भी नहीं है। तो ऐसे स्थान पर अभी कभी कभी आदमी बैठा हुआ हो तो एकांकीपन का अनुभव नहीं करता, लेकिन जब उस एकांकीपन में भी उसे सब कुछ अपने पास, अपने निकट सा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहने पर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। ऐसा कब होता है? जब हम अपने गांव अथवा शहर को छोड़कर अन्य कोई जगह पर जाते हैं और वहाँ पर अपना कहे जाने वाला, वहाँ पे परिचित व्यक्ति कोई नहीं होता, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति का हमें अनुभव होता है। कभी हम निर्जन और शांत ऐसे स्थान पर बैठे हुए तो हमें एकाकीपन की अनुभूति नहीं होती, लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी होते हुए भी हमें वहाँ पर कैसा लगता है? एकाकीपन की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे जगदीश बाबू को भी ऐसा ही लगा कि उनके लिए यह शहर नया था, यहाँ पे आए हुए लोग उनसे परिचित नहीं थे, उनके लिए गांव भी नया था, कैफ़े में भी पहली बार आए थे, किसी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, जिनके कारण सैकड़ों लोग कैफ़े में आते हैं जाते हैं, बाहर जनरवमय वातावरण है, फिर भी उन्हें वहाँ पर अपने सूनेपन की अनुभूति होती है। उन्हें लगता है कि जो कुछ है वो सब पराया है, अपनत्वहीन है, कोई भी यहाँ पे अपना कहे जाने वाला है नहीं, पर यह अकारण ही नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बोला कि अकारण ही नहीं होता, इसका इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है जो हमसे छूट गया है। विरोह, विछोह या विरक्ति यानी खालीपन, उदासीनता जो हमने छोड़ दिया है उसकी हमें याद आती है। तब आसपास बहुत से लोग होने के कारण, बहुत से कोलाहल होने के कारण भी हमें वह स्थान पराया सा लगता है। तो जगदीश बाबू को भी अपना गांव, अपना प्रदेश, अपना परिवार छोड़ के यहाँ आए थे, जिनके कारण उन्हें इस कैफ़े होटल में इतना शोरगुल होने के कारण भी उन्हें यहाँ पे परायेपन की अनुभूति होती है। जगदीश बाबू दूर देश से आए थे, अकेले हैं, चौकी चहल पहल कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से बहुत दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े
होटल। देखो वहाँ पे बैठे बैठे वो सोचते हैं, सभी जगह पे वो देखते हैं कि कहाँ पर सब लोग हैं, लेकिन उन लोगों में से वो किसी को नहीं पहचानते, यानी उनके लिए तो सब पराया ही है। तो ऐसे तो जगदीश बाबू भी दूर देश से आए हुए थे, अकेले हैं, जिनके कारण चौक की जो चहल पहल है, कैफ़े में जो शोरगुल हुआ है, उनसे वो अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों यहाँ पे रहेंगे, यहाँ अभ्यस्त हो जाना, यानी यहाँ के लोगों से वो मिल जाएंगे, तभी उन्हें इस वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। लेकिन आज तो उनको लगता है वो अपनेत्व की सीमा से बहुत दूर है, और तब ऐसी स्थिति में उन्हें अनायास ही याद आ जाते हैं अपने शहर के, पड़ोस के लोग, आदमी, वहाँ के स्कूल कॉलेज, वहाँ के छोकरे, शहर, होटल, ये सब उन्हें याद आता है। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी, उन्हें लगा, और उस वक्त ये सब वो सोच रहे, और उसी वक्त मदन का स्वर उन्हें सुनाई देता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी, उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता यानी उनका जो खालीपन है, उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। जगदीश बाबू ने उसका, मदन का जो बालक है, उसका चाय साहब जैसा शब्द उन्होंने सुना, तो उसी शब्द में उनको अपनेपन की अनुभूति होने लगी, और उन्होंने उनकी जो शंका थी उनका समाधान कर लिया। कौन सी शंका थी उसे? तो उन्होंने पूछ लिया कि ये बॉय कौन, ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है। यह प्रश्न जानने के लिए उन्होंने जगदीश बाबू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने कहा, मदन। अच्छा मदन। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो मदन ने कहा, पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, दार्जिलिंग है, आबू है, मसूरी है, शिमला है, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया, और मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा, क्योंकि जगदीश बाबू भी जिस अल्मोड़ा उसने बताया पहाड़ी क्षेत्र का नाम, तो उसी के निकटवर्ती स्थान पर जगदीश बाबू भी वहीं के रहने वाले थे। तो उन्होंने भी उससे, क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी, उसकी आवाज़ में उसको अपनापन महसूस हुआ, और उन्होंने उसी के कारण उनसे विशेष जानने के लिए उससे प्रश्न किए, और प्रश्न में उन्हें पता चला कि वो तो अपने निकटवर्ती गांव के ही रहने वाला है। तो यहाँ तक हम आज इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।